नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रीसेलिंग में आने वाली समस्याओं के बारे में। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप समस्याओं को जान गए तो उन चीज़ों का समाधान आप आसानी से निकाल पाओगे। या आप सोच रहे हो कि अभी हम रीसेलिंग स्टार्ट करें, तो रीसेलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और इन प्रॉब्लम्स को आपको समझना चाहिए, इनका मतलब अध्ययन करना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए और इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने चाहिए। अगर आप रीसेलिंग में डाउन जा चुके हैं तो इनके ऊपर एक बार गौर फरमाइए। मेरा एक्सपीरियंस है 4 से 5 साल का रीसेलिंग का, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर रीसेलर्स अपनी रीसेलिंग जर्नी में एक ना एक बार जरूर फेस करता है। अक्सर देखा जाता है कि रीसेलिंग जब लोग स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में स्टार्ट करती हैं। जब रीसेलिंग लोगों की स्टार्टिंग होती है तो ग्राफ यूं चलता है और एक कम समय में काफ़ी अच्छा मुनाफा लोग कमा लेते हैं। उस समय हमारी मानसिकता होती है, हमारी एक सोच होती है फ्यूचर फोरकास्टिंग की। आज हमारे 20 ऑर्डर आए, कल 30 आएंगे, परसों 40 आएंगे, फिर 50 आएंगे। लगातार हमारी मानसिकता बढ़ती जाती है और हमारी सोच एक ऊंचे लेवल तक होती जाती है। कुछ समय ऐसा आता है कि ग्रोथ होते होते ग्रोथ रुकती है और ग्रोथ रुकने के बाद वो डाउन फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब भाई, जब डाउन फ्लो होता है तो हमारा डाउन फ्लो नीचे की साइड आता है और वो स्टेज उस स्टेज तक आ जाती है। वो स्टेज जब हमने स्टार्टिंग की थी, हम दोबारा से उसी स्टेज पर आ जाती है। यानी कि जीरो ऑर्डर आने वाली एक स्टेज हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ हर रीसेलर के साथ होती है, आपके साथ भी हुई होगी। आपके एक समय पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आ रहे होंगे और अभी ऑर्डर का रेशियो आपका वो रेशियो होगा जब आपने अपनी रीसेलिंग जर्नी को स्टार्ट किया होगा। मेरे हिसाब से जो सबसे पहला इशू है रीसेलिंग में, वो है कस्टमर को फाइंड आउट करना। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि रीसेलिंग में जो कस्टमर फाइंड आउट करते हैं वो फेसबुक मार्केट प्लेस के माध्यम से फाइंड आउट करते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस का यूज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर वहाँ से मिल भी जाते हैं। लेकिन फेसबुक मार्केट प्लेस का एक नियम है कि वो कुछ समय बाद ब्लॉक हो जाती है। आप कहोगे कि ये कैसा नियम है? ये आज तक मैं खुद नहीं समझ पाया कि फेसबुक मार्केट प्लेस का ये क्या नियम है कि फेसबुक मार्केट प्लेस अपने आप ब्लॉक हो जाती है। हम उसके सभी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं उसके बाद भी। अब होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा और आप लोग पूछना भी चाह रहे होंगे कि रोहित भाई एक बात बताओ कि हम अगर रीसेलिंग में सक्सेस नहीं हो पा रहे, उसी जगह कुछ ऐसे रीसेलर्स हैं, बहुत सारे जो मीशो के सेमिनार होते हैं, अलग अलग सेमिनार होते हैं जिसमें बहुत सारी स्टोरीज सुनाई जाती हैं, वो बताते हैं हमें डेली के 50 ऑर्डर 60 ऑर्डर मिलते हैं। तो वो लोग कैसे सक्सेस हैं? ऐसी कौन सी चीज हम फॉलो नहीं कर रहे जिस वजह से हमारी रीसेलिंग जो जर्नी है वो खत्म हो चुकी है? वो पहला जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वही उसका सॉल्यूशन है कि आप कस्टमर्स को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। पहली प्रॉब्लम, पहला ही ये सॉल्यूशन, अगर इस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकाल देते हो तो आप रीसेलिंग में सक्सेस हो जाओगे। अब बात करते हैं कि कस्टमर कहाँ कहाँ से मिल सकता है। अभी प्रॉब्लम और भी बताऊंगा, लगभग मैंने 10 प्रॉब्लम यहाँ पे नोट करके रखी हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे जिससे चीज़ें हमें क्लियर हो जाए, हमें डाउट ना रहे। अब पहले ही सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि कस्टमर फाइंड आउट एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? अब भाई, कस्टमर फाइंड आउट कैसे करें, सवाल ये भी यहाँ पे आता है। अब कस्टमर कहाँ हैं, आपको ये फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा। एक आपने देखा होगा कि विज्ञापन लगाया जाता है, लेकिन विज्ञापन लगाने से पहले ये देखा जाता है कि उस जगह पे ऑडियंस कितनी है। ऑडियंस मतलब
जो लोग हैं वो कितने हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं आपके सामान को खरीदने वाले, वो कहाँ हैं। ऑनलाइन की बात करें तो वो यूट्यूब भी चलाते हैं लोग, डेली इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके कस्टमर छिपे हुए बैठे हैं। फेसबुक भी चलाते हैं तो फेसबुक पे भी आपके कस्टमर छिपे बैठे हैं। इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, वहाँ पे भी आपके कस्टमर छिपे बैठे हैं। गूगल भी चलाते हैं, वहाँ पे भी आपके कस्टमर हैं। इसके अलावा शॉर्ट जो ऐप है, शॉर्ट कंटेंट क्रिएटिंग ऐप हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जगह पे आपके कस्टमर छिपे हुए बैठे हैं, वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, तो आपको उन्हें अपने बारे में बताना होगा। अब अपने बारे में कैसे बताओगे, उसका भी एक प्रोसेस है। मान के चलो यूट्यूब पर आपके ग्राहक हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से अच्छी खासी रीसेलिंग कर रही हैं, तो वहाँ पे आप कैसे लोगों को ये बताओगे कि हमारे पास भी प्रोडक्ट है, आप हमसे भी खरीद सकते हैं। तो उसका भी प्रोसेस है। उसका प्रोसेस है कि आप चैनल बनाइए, चैनल बना के आप अच्छी अच्छी वीडियो वहाँ पे पोस्ट करिए अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनाइए, एडिटिंग सीखिए और वहाँ से ग्राहक को अपने व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र करिए। उसके बाद जैसे जैसे आप वीडियो डालते चलोगे, व्यूअर्स, फॉलोवर्स, लाइक, सब्सक्राइब, सारी चीज़ें बढ़ते चलेंगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके पास ऑटोमेटिकली ही पर डे के कस्टमर आएंगे, और पर डे के कस्टमर आएंगे तो पर डे के ऑर्डर ऑटोमेटिक इंक्रीज होंगे। सेम इंस्टाग्राम पे भी है, कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा, आईडी बनानी पड़ेगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सेम फेसबुक पे भी है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें करनी पड़ेगी। यानी कि सबसे पहला आपको स्टेप लेना है कस्टमर को सर्च करना कि हमारा ग्राहक कहाँ कहाँ पे है, और उन ग्राहक को अपने बारे में हम किस तरीके से पता बता सकते हैं अपने बारे में कि देखो हम भी हैं, हमसे भी आप खरीद सकते हैं। तो वो चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा इशू भी आता है ग्राहक आने के बाद, वो है ट्रस्ट इशू। ट्रस्ट जिस जगह पे ना हो उस जगह पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं, चाहे वो बिजनेस लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है। अब एक सवाल बड़ा लोगों के दिमाग में आता है कि जो इंसान हमारे पास पहली बार आएगा वो हमसे कैसे खरीद लेगा, कैसे वो भरोसा कर लेगा हमसे कि हम उसको माल भेजेंगे ही। और आज के समय पे तो ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में कैसे हम दूसरे लोगों को ये ट्रस्ट दिलाएं कि हम आपका माल आपके पास पहुंचा देंगे। बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहता कि आप रीसेलिंग एप्लीकेशन के माध्यम से करो, आप होलसेलर्स के साथ करो, लेकिन प्रीपेड वाले सिस्टम वहाँ पे चलते हैं। तो ट्रस्ट कैसे हो भाई, ट्रस्ट कैसे पैदा किया जाए दूसरे लोगों के अंदर, कैसे लोग आपसे एक बार बात करने के बाद ही आप पर भरोसा कर सकें, आपके व्हाट्सएप पे आते ही आप पर भरोसा कर सकें। बहुत सारे ग्राहक तो मुंह पे भी पूछ लेते हैं कि हम कैसे आप पर भरोसा करें, आप हमारे साथ फ्रॉड नहीं करोगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने बिजनेस को एक ब्रांड बना लोगे और आप एक बिजनेसमैन की तरह वहाँ पे काम करना शुरू कर दोगे, तो लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको शायद ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप मेरी इस बात को रिलेट भी कर पाओगे इस बिजनेस से। एक इंसान है, ऐसे ही फटे टूटे कपड़े पहन के जाता है, लोगों को कोई भी प्लान समझाता है, चाहे बिजनेस प्लान या किसी चीज़ को सेल करने की कोशिश करता है या किसी से भी उधार भी पैसे मांगता है, तो क्या लोग देंगे उसे? नहीं, क्योंकि उसने अपना जो सेटअप बना के रखा है, अपनी जो पर्सनैलिटी बना के रखी है, वो बहुत ही खराब बना के रखी है। लोग उससे बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। उन्हें यह लगेगा कि इससे पीछा छूटे, ना कोई उसे उधार देना चाहेगा, ना उससे कोई सामान लेना चाहेगा। उसी जगह एक बंदा एकदम प्रोफेशनल तरीके से रहे और फिर वो किसी से उधार मांगे, तो सामने वाला पहली चीज़ कि उससे कम्युनिकेट करना चाहेगा। दूसरा,
उसे देने के बारे में भी सोचेगा। तो वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अगर आपका बिजनेस का सेटअप अगर एक प्रोफेशनल है तो वहाँ पर लोग आना भी पसंद करेंगे, आप पर ट्रस्ट करना भी पसंद करेंगे। आपका एक लोगो है, आपकी खुद की वेबसाइट है, आपका खुद का एक एप्लीकेशन है, आपकी सारी लीगली एविडेंस हैं आपके पास, तो लोग आएंगे, देखेंगे कि यार वेबसाइट भी है इनकी, इनका एक लोगो भी है, इनका ऐप भी है, तो ये लोग फ्रॉड नहीं करेंगे। तो आपको अपना ऑनलाइन में सेटअप बनाना है जिससे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाए। अगली चीज़ आपको नोटिस करनी है कि रीसेलिंग में लगातार अपडेट्स आते रहती हैं, लगातार चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन हम अपने तरीके को उसी पुरानी तरीके से काम करते रहते हैं। अब जैसे बदलाव आ रहा है, कैसे कि जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, रीसेलिंग बिजनेस आप कर रहे हो और आपके पास बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं। आप सच बताना, कमेंट करके सच बताना कि क्या आप उस समय लापरवाह होते हो या नहीं। जब आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, क्या आप कस्टमर्स को उसी तरह से रिप्लाई करते हो जिस तरह से आप स्टार्टिंग में करते थे? क्या आप उसी तरह से अपने बिजनेस में एक्टिव रहते हो जिस तरीके से आप स्टार्टिंग में रहते थे? तो मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों का जवाब होगा कि नहीं, हम पहले की तरह नहीं रहे एक्टिव जब हमारा बिजनेस ग्रो हुआ। कहा जाता है कि बिजनेस बढ़े तो खुद को बदलना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव बदलना चाहिए। पॉजिटिव बातों को हमें सोचना चाहिए। जैसे ग्राहक आ रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस को ऑटो मोड में लगाना चाहिए, जिससे आपको खुद ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो काम ऑटोमेटिकली होते रहे। दूसरी चीज़, जब आप बिजनेस में से पैसा कमा रहे हो तो उस बिजनेस को बढ़ा करने के लिए आप स्टाफ को हायर कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मिडिल क्लास वालों के लिए यही है कि जब वो पैसा कमाते हैं किसी भी बिजनेस में से, तो उस पैसे को पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं, ना कि बिजनेस लाइफ में। ना वो स्टाफ बनाते हैं, ना सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाते हैं, ना अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं, ना बिजनेस को एक प्रोफेशनल लेवल तक ले जा पाते हैं। वो एक इमोशनली अटैचमेंट होता है, एक फैमिलियर वाला अटैचमेंट होता है, जिस वजह से अपने उस पैसे को वो इधर उधर लगाते रहते हैं, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर। उस पैसे को, उस कमाए हुए पैसे को अपने बिजनेस में नहीं लगा पाते। तो हमेशा आपको अपडेट रहना है, लेकिन पॉजिटिव अपडेट होना है। अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, डिमांड्स बढ़ती हैं, तो आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनको स्टार्टिंग में आप 2 ऑर्डर दे रहे हो, 4 ऑर्डर दे रहे हो, 5 ऑर्डर दे रहे हो या 10 ऑर्डर दे रहे हो, जब तक वो भी अच्छे से काम करते हैं और रेट सही रखते हैं। लेकिन जब होता क्या है कि ऑर्डर्स रेशियो बढ़ जाता है, जब आपके 250 ऑर्डर पर डे, 300 ऑर्डर पर डे निकलती है, तो प्राइस फैक्टर भी यहाँ पे आ जाता है। जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो रेट को भी इंक्रीज कर देते हैं। अब रेट इंक्रीज होती है तो कस्टमर भी बोलता है कि पिछली बार आपने ये आइटम हमें 300 का दिया था, अब आप 350 का दे रहे हो। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है। इससे सुलझने के लिए या इस इशू को फेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका एक सिंपल सा मेरा जवाब रहेगा कि आप लोग मल्टीपल डीलर्स के साथ काम करिए। आपका थोड़ा सा समय लगेगा, आप डीलर्स से वीडियो कॉल करिए, उनका स्टॉक देखिए, उनका जीएसटी लीजिए, उनसे बात करिए, कम्युनिकेट करिए। एक बात हमेशा याद रखिए, कस्टमर के साथ आपको बिजनेस रिलेशन बनाना है, डीलर्स के साथ आपको पर्सनल रिलेशन बनाना है। कस्टमर के साथ बिजनेस रिलेशन इसलिए बनाना है क्योंकि अगर उसके साथ आप पर्सनल रिलेशन बनाओगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। पर्सनल जो रिलेशन होते हैं उसमें पैसा नहीं कमाया जाता, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन कस्टमर के साथ बिजनेस रिलेशन रखिए जिससे आप पैसा कमा पाओ, और डीलर्स के साथ अपना पर्सनल रिलेशन रखिए जिससे आप डीलर को ज़्यादा प्रॉफिट ना कमाने दो। और एक से ज़्यादा डीलर्स के साथ डील करिए जिससे कभी फ्यूचर में वो रेट बढ़ाए तो आप दूसरे डीलर्स के साथ उसी प्रोडक्ट को खरीद सकें, उनके साथ टाई अप कर सकें। अगले इशू की अगर बात करें, वो इशू है अगर आप रीसेलिंग ऐप के साथ रीसेलिंग कर रहे हैं तो वो है ऑर्डर कैंसिलेशन का।
होता क्या है कि बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग और ऑर्डर लेके आते हैं। ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर लगाते हैं। ऑर्डर लगाने के बाद 2 दिन बाद पता चलता है कि वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑटो कैंसिल। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं ऑर्डर कैंसिल होने के। सप्लायर कर देता है ऑर्डर कैंसिल, उसके पास अगर माल ना हो तो। कभी कभी रीसेलिंग ऐप वाले कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर वेरिफिकेशन करते हैं कस्टमर के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जिस वजह से ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। इसमें रीसेलर्स की कोई भी गलती नहीं है और रीसेलर इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस चीज़ पर हम गौर नहीं करेंगे और इसका समाधान भी हम नहीं दे पाएंगे। एक और इशू रहता है सीओडी इशू। सीओडी इशू 2 तरीके से होता है। एक तो अगर आप डीलर के साथ डील करते हैं तो वो सीओडी नहीं देते, वो प्रीपेड पर काम करते हैं। अगर आप रीसेलिंग ऐप पर ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल कर देते हो या कैंसिल हो जाते हैं, उस समय रीसेलिंग ऐप वाले भी सीओडी आपकी हटा देते हैं। तो क्या सीओडी में काम करना या प्रीपेड में काम करना बेटर है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप सीओडी में ही काम कर पाएंगे, प्रीपेड में आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप थोड़ा टाइम हो जाएगा, लोगों के आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप प्रीपेड में भी काम करेंगे तो भी लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे और काम भी आपके साथ करेंगे। तो ये थोड़ा सा इशू रहता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है। आप कस्टमर से कंफर्म करिए कि आपको सच में ऑर्डर करना है तभी ऑर्डर करिए, फेक ऑर्डर मत लगवाइए, तो आपकी सीओडी नहीं हटाई जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़, आप कोई ऐसा समाधान दीजिए जिससे सीओडी ना हटे, कस्टमर हमारा ऑर्डर ले ही ले, इसका भी समाधान है। आप कस्टमर से बोल दीजिए, देखो आपका प्रोडक्ट 500 रुपये का है तो आप इसका 10% पैसा हमें पहले दे दीजिए, बाकी का 90% आपके पास माल पहुंच जाए तो सीओडी पर दे दीजिए। आपने 10% यानी कि 50 रुपये ले लिए। अब जब ग्राहक ने 50 रुपये आपको दे दिए तो वो अब ऑर्डर को कैंसिल नहीं करेगा। अब उसके पास माल जाएगा, आप सीओडी पे ऑर्डर करिए, 450 रुपये प्रोडक्ट की कॉस्ट दिखा के उसे ऑर्डर कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ऑर्डर्स कैंसिल होने के चांस थोड़े कम होंगे। 7वां जो है वो है डिलीवरी इशू। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप रीसेलिंग ऐप के माध्यम से रीसेलिंग करती हो तो डिलीवरी काफ़ी लेट होती है, 15-15, 16-16 दिन भी लग जाते हैं डिलीवरी होने में। अब भाई इस चीज़ का क्या समाधान है? इस चीज़ का भी समाधान है। देखो, हर एप्लीकेशन में, चाहे आप मीशो यूज कर रहे हो, ग्लोरोड कर रहे हो, shop101 कर रहे हो, कौन सी भी रीसेलिंग ऐप आप यूज कर रहे हैं, तो हर ऐप के अंदर एक फीचर होता है नेक्स्ट डे डिस्पैच नाम से, ऑप्शन दिया है। अगर आप सर्च करेंगे तो सभी में मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है, आप उस नेक्स्ट डे डिस्पैच वाले प्रोडक्ट को ही अपने कस्टमर्स को दिखाइए, जिससे क्या हो कि दूसरे दिन ही प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाए और 3 से 4 दिन या 6 दिन के अंदर प्रोडक्ट कस्टमर को मिल जाए, कस्टमर को ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो ये चीज़ आपके साथ अच्छी होगी। अगला है जो 8वां है, वो है प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके, कि प्रोडक्ट क्वालिटी ज़्यादातर रीसेलिंग ऐप के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है कंपैरिजन टू प्राइस। उसकी जो प्राइस है उसके कंपैरिजन में उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप अगर रीसेलिंग ऐप के माध्यम से रीसेलिंग कर रहे हैं तो आप उनकी जो रेटिंग है और कस्टमर्स के या रीसेलर्स के जो रिव्यू है उनको देखिए। अगर उन्होंने लिखा है ये प्रोडक्ट अच्छा है और उन्होंने ओरिजिनल इमेज भी दी हुई होती है तो उन ओरिजिनल इमेज को देखिए। जब आपको लगे कि ये प्रोडक्ट जो प्राइस दी हुई है उसके वर्थ है और हम इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो कस्टमर को ऐसा फील नहीं होगा कि उसने घाटे का सौदा किया है, तो आप उस प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा लगातार रीसेलिंग का नाम बढ़ता जा रहा है और जब कोई चीज़ बढ़ती है तो फेक चीज़ें आती हैं, कॉपी चीज़ें आती हैं
तो बहुत सारे फेक एप्लीकेशन भी आ रहे हैं। लेकिन फेक एप्लीकेशन का पता लगाना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे, किसी भी एप्लीकेशन आपके सामने आता है प्ले स्टोर में, आप जाके देखते हो, तो जब रेटिंग देखोगे, कस्टमर रिव्यू देखोगे, तो वहाँ से क्लियरली पता चल जाता है कि ये एप्लीकेशन कैसा होगा। तो इस चीज़ को ज़्यादा महत्वता नहीं देनी चाहिए। अब भाई 10वां ऐसा कौन सा इशू है जो आप लोगों को लगता है कि ये इशू है, और इस इशू का समाधान भी आप लोग कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।